है ना। किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने पहले से बोल रखा है कि $1 बनाम इतना हमारा कंट्री का जो करेंसी है उसके हिसाब से $1 इतना है। अभी डॉलर के हिसाब से क्यों, क्योंकि वही आपका वर्ल्ड का सारा ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है, तो आपको डॉलर के साथ पेग करना पड़ेगा अपनी करेंसी को, है ना, है ना। तो आपको डॉलर के साथ पेग करना पड़ेगा, तो इसको आप बोलोगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ऐसे एक टाइम पे क्या होता था, ऐसे एक टाइम पे होता था ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जब होता था तब आप देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या थी उस टाइम था कि अगर कुछ परसेंटेज ऑफ गोल्ड आपकी तिजोरी, मतलब ये फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, अगर इतना गोल्ड आपकी तिजोरी में पड़ा है तो उसके मुताबिक आप इतनी करेंसी छाप सकते हो, इतना आप करेंसी प्रिंट कर सकते हो। क्या मतलब, आज के टाइम पे अगर आपको कोई बोले कि आपको करेंसी प्रिंट करके सर्कुलेशन में निकालनी है तो निकाल सकते हैं ना, है ना, निकाल सकते हैं। निकालें या नहीं निकालें वो अलग बात है ना, उससे इन्फ्लेशन हो जाती है, वो सारी चीज़ वो बात की बात है, लेकिन हम जितना मर्जी चाहे छाप सकते हैं ना। एक टाइम क्या होता था, एक टाइम होता था कि आपके करेंसी आप कितनी प्रिंट कर सकते हो, किसके साथ पेग किया था, गोल्ड रिजर्व। आपके फॉरेक्स रिजर्व में जो 4 चीज़ें थी, क्या था, करेंसी, गोल्ड और SDR, है ना, क्या था वो, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना, और एक क्या था, रिवर्स ट्रांश, है ना। उन चारों में से आपकी तिजोरी में कितना गोल्ड है, उस गोल्ड, अगर आपके पास जैसे मानो 1 ग्राम गोल्ड है तो आप उसके मुताबिक एक करेंसी नोट छाप सकते हो, है ना। तो आप जितना आपके पास यहाँ पर है आप उतना ही छाप सकोगे, यहाँ पे आपका अगर गोल्ड का रिजर्व खत्म हो गया तो बात करेंसी उतनी नहीं छाप पाओगे, ठीक है, बात समझ आई। अब देखो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि मार्केट की जो फोर्सेस हैं ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, सप्लाई और जो डिमांड है वो तय करेगा कि $1 कितने का है, $1 कितने रुपये का है। जैसे आपको पता होगा जब इंडिया आज़ाद हुआ, कब, 1947 हुआ, है ना, उस टाइम $1 1 रुपये के बराबर था। क्या, जब इंडिया आज़ाद हुआ तब कितना था, $1 1 रुपया। आज कितना है, 80 मान लो, है ना, 80 मान लो, है ना, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आज एक टाइम पे $1 80 रुपये के हिसाब से है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, हम वो समझेंगे कि ये सप्लाई डिमांड, तो ये सप्लाई डिमांड की क्या बात है, ठीक है। आप याद करो पहली क्लास जब मैंने आपको बोला था कि एक सिचुएशन बनी है जहाँ पे एप्पल 10 रुपये kg है ना। पहली क्लास में मैंने क्या कहा था कि कुछ एक सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन, वहाँ पे एप्पल आप खरीदने जा रहे हो और 10 रुपये के आपको 1 kg एप्पल मिल जाते हैं, ठीक है। आप मानो अचानक से लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया, लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, मतलब डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है ना, मतलब डिमांड इंक्रीज हुई, पर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट था, है ना, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट था। सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट होगा तो जो चीज़ मार्केट में कम है वो चीज़ महंगी हो जाएगी, बात समझ आई, जो चीज़ मार्केट में कम है वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इस केस में क्या, एप्पल महंगा हो गया। इस चीज़ को आप लिख लो कि जो चीज़, अभी अपनी इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, जो चीज़ मार्केट में कम वो वैल्यूएबल हो जाएगी, है ना। वैसे आप देखो रुपी डॉलर में क्या हुआ होगा, रुपी डॉलर में क्या हुआ होगा, आप मानो ये एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, ठीक है, और FPI और FDI से बहुत लोग, आपको मैंने बताया कैपिटल अकाउंट, और उसमें बाहर से FPI और FDI में बहुत लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, बात ठीक है। मानो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके पैसे आप किस में कन्वर्ट करवाओ, रुपी में, आप उनके पैसे रुपी में कन्वर्ट करवाओ और फिर वो रुपी लेके आपकी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करें। बात समझ आ गई, है ना, क्या समझ आया आपको, समझ आ रहा है पक्का, क्या
आप देखो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उनका डॉलर वो रुपी में कन्वर्ट करवाएं और फिर उसके बदले में उनको रुपी मिले, ठीक है। मतलब यहाँ से ज़्यादा जनता है और यहाँ पे रुपी हमारे पास कम है, तो आपको कहीं रिजर्व से निकाल के उसको रुपी देना पड़ेगा और उसके बदले फिर यहाँ से लोग डॉलर लेके जाएंगे। बात समझ आ रही है? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब ज़्यादा डॉलर इंडिया में आएंगे और उसके मुताबिक इंडिया में रुपी कम है तो रुपी महंगा हो जाएगा, रुपी एप्रिशिएट करेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? क्या कि $1 कितने रुपए का हो जाएगा? कितने भी रुपए का, आप मानो 8 रुपए का हो गया। बात समझ आई? मतलब आपका रुपी महंगा हो गया। बात समझ आ रही है? अभी उल्टा केस क्या, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे किसी को टिप मिली और ये सारा पैसा लेके बाहर चले गए, है ना। FDI FPI वालों को टिप मिली कि चाइना और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे कोई नई कंपनी को लिया, वहाँ के स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा मिल रहा है और अचानक से ये सारा पैसा यहाँ से निकाल के बाहर ले जाएं, तो अचानक से क्या होगा, यहाँ रुपी वाले नहीं, यहाँ अभी इन्होंने यहाँ प्रॉफिट कमाया तो रुपी में होगा ना, तो फिर यहाँ रुपी वालों की जनता ज़्यादा होगी जो चाहेगी कि आप फॉरेक्स रिजर्व में से या बैंक के पास जाके आप हमारा रुपी लो और उसके बदले हमें डॉलर दो और फिर हम डॉलर लेके वापस बाहर चले जाएंगे। समझ आई? उस केस में क्या होगा, उस केस में रुपी वाली जनता बहुत ज़्यादा है और आपके पास डॉलर कम है, ठीक है। तो जो चीज़ आपके पास कम है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वापस वो सिनेरियो बन जाएगा या ये या फिर इससे ऊपर चला जाएगा। मानो $1 12 रुपये। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड में आपकी करेंसी के सामने वाली करेंसी कितनी है और उसके बीच में क्या मिसमैच है, उसको आपको कैसे संभालना है और वो कैसे संभालोगे आप, आपका वो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो संभालेगा। क्योंकि आपको मैंने कल क्या बताया था, एक टाइम क्या हुआ, अगर $1 10 रुपये का था और बहुत सारे लोग आ रहे थे और उनको बाहर जाना था अमेरिका, याद है कल वाली एग्जांपल, याद है ना। कल क्या बताया था कि $1 10 रुपये का था, बहुत सारे लोग आ गए और उनको अमेरिका जाना था, तो RBI क्या करेगा, इसको डीवैल्यू कर देगा, $1 को 11 रुपये, है ना। तो इनको अब 11 रुपये लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो कुछ लोग पीछे हट जाएंगे, है ना। एक हद से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व से भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक हद से ही एक लिमिट होगी ना आपके फॉरेक्स रिजर्व की भाई। अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व में ऐसा करेंसी नहीं है, तो करेंसी जो मैंने बोला था फॉरेक्स रिजर्व में पड़ी है, उसमें आपके पास हर कंट्री की कुछ कुछ करेंसी पड़ी होती है। इंडियन रुपी भी पड़ा है, डॉलर भी पड़ा है, यूरो भी पड़ा है, युआन भी पड़ा है ना। अभी ये तो डॉलर में अमेरिका से कोई आया होगा तो डॉलर लेकर आया होगा, है ना। अभी कोई चाइना से आएगा तो युआन लेकर आएगा, रशिया वाला रूबल लेकर आएगा, तो उसको वहाँ से एक्सचेंज करवाना है तो वो वाली करेंसी आपके पास वहाँ होनी चाहिए। बात समझ आई? तो इस हिसाब से मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो आपको पता करेंगी कि आपका डॉलर जो है उसके मुकाबले आपका रुपी का क्या रेट, एक्सचेंज रेट होना चाहिए, आप खुद से फिक्स नहीं करोगे। बात समझ आई? कैसे होगा, ये सेम चीज़ है। अभी ये मैंने FDI FPI की बात की, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगा लो, ठीक है। हम ज़्यादा ही इंपोर्ट कर रहे हैं, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेम ऐसे ही, ठीक है। ठीक बात है। आप देखो, आप बोलो कि अगर ठीक है इंडिया का फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं है, इंडिया का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ठीक बात है। आप कल क्लास जब खत्म हुई थी तो यही चीज़ पूछ रहे थे ना, कैसे पता चलेगा, है ना। तो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई डिमांड ऐसे पता चलेगा। आप देखो इंडिया का फिक्स फ्लोटिंग, आप इंडिया का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो कैसे पता चलेगा कि $1, अगर हम बोले $1 80 रुपये का हो गया और ये हमारा ये गिर रहा है 82 90 का चला गया, है ना। तो इस केस में इंडिया को, एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा था या इंपोर्टर को? ऐसे केस में किसको फायदा हो रहा था? एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा था ना, पक्का ना। सक्षम कैसे हो रहा था इसमें एक्सपोर्टर को फायदा, बताओ ना भाई, बताओ। ये 80 रुपये का था, फिर 82 का हो गया, फिर 90 का, एक्सपोर्टर को कैसे फायदा हो गया इसमें? भाई आप बताओगे नहीं तो मुझे लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा, फिर कोई फायदा नहीं पड़ने का। बाकी सबको पता है ना एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है ना, कल बताया था ना।
आप देखो, आप क्या बोलोगे कि $1 फिर कितने का होना चाहिए जो ये स्टेबल रहे? भाई कितने का भी हो, लेकिन इसमें अचानक से बहुत वॉलिटिलिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपसे कोई ऑप्शन में पूछे, आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट, ऐसा ये पुराना MCQ है, ठीक है, यूपीएससी का, उसमें लिखा होगा कुछ भी स्टेटमेंट दी होगी, तो आपको क्या पकड़ना है कि भाई बहुत ज़्यादा रुपये नीचे गिर जाए वो भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाए वो भी अच्छा नहीं है। जैसे इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन 2 से नीचे चली जाए तो भी अच्छी नहीं है, 6 के ऊपर चढ़ जाए तो भी अच्छी नहीं है, ये बैंड के बीच में रहनी चाहिए, है ना। वैसे ही आपका डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डॉलर 90 रुपये का चला जाए या $1 60 रुपये का आ जाए, लेकिन अचानक से बहुत वोल्टिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अचानक से वोलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए। अचानक से वोलेटिलिटी आती है तो फिर आप देखते हो कि अचानक से बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट नीचे गिरता है, बॉन्ड मार्केट नीचे गिरता है, सब बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, ठीक है, ठीक है। अचानक से वोलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए, बस आप ये दिमाग में फिट करो, अचानक से वोलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए। बेशक $1 80 रुपये का हो, बेशक $1 60 का हो, जितना है उसी के आसपास रहे, 60 का 61, 62, 63 हो जाए, ठीक है, 80 का 78, 82 हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। हाँ, तो इसमें ये फ्लोटिंग रेट तो है, फिर ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का यही मतलब है। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है? फ्लोटिंग रेट क्या है? सप्लाई डिमांड तय कर रही है कि कितना है, ठीक है। मैनेज्ड का मतलब क्या है? आरबीआई बीच में इंटरवीन करती है, वो अपना फॉरेक्स रिजर्व का तिजोरी लेके, है ना। बात समझ आई? है ना। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है? आरबीआई बीच में इंटरवीन करती है अपने फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से कि डॉलर ज़्यादा है तो डॉलर सोख लेगी, अगर रुपी ज़्यादा है तो रुपी सोख लेगी, और उस हिसाब से बाहर डॉलर निकालेगी या बाहर रुपी निकालेगी, ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे मार्केट के अंदर। बात समझ आई? अब ये मैनेज फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होता है? भाई एक दिन है, मानो आपकी ब्रेड है, एक ब्रेड आपकी चल रही थी 30 रुपये की, ठीक है। अब लेमन लैंग्वेज में समझो इसको, किसी को समझाना हो या खुद समझना हो। भाई एक दिन ब्रेड चल रही थी 30 रुपये की, अगले दिन आप सुबह उठे 31 की होगी, 32 की होगी। ऐसा नहीं हो सकता आप एक दिन 30 की चल रही थी तो अगले दिन 100 की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बात समझ आ रही है? ऐसा कुछ होगा फिर आरबीआई इंटरवीन करेगी वो बीच में कि भाई ये तो कुछ हाइपर इन्फ्लेशन टाइप की चीज़ हो रही है, अचानक से इतना गैप नहीं पड़ सकता है। 30 की ब्रेड, आप दूध भी देखोगे तो प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो 30 रुपये लीटर है तो 31 हो जाता है, 32 हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 30 का है तो फिर सीधा 50। बात समझ आई? इसको बोलते हैं मैनेज करके फ्लोटिंग रेट को रखना। बात समझ आई? इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। तो अभी तक आपको क्या समझ आया? आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? आपको क्या समझ आया? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? उसके दो पार्ट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उसके बीच में विजिबल, इनविजिबल, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और लोन और ईसीबी, है ना, ईसीबी, है ना। तो आप देखो कि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी। आप समझो ये कन्वर्टिबिलिटी क्या चीज़ है? आपने क्या पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट के दो पार्ट, विजिबल और इनविजिबल, और कैपिटल अकाउंट उसके 3 पार्ट, इन्वेस्टमेंट, लोन और ईसीबी, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आपसे कोई पूछे कि इंडिया का करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी फुली कन्वर्टिबल है, पार्शियली कन्वर्टिबल है, इंडिया का कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टिबल है या पार्शियली कन्वर्टिबल है, इंडिया का करंट अकाउंट फुली कन्वर्टिबल है या पार्शियली कन्वर्टिबल है। ये क्या है? मेंस का क्वेश्चन, यूपीएससी के प्री का क्वेश्चन। आपको समझना है ये कन्वर्टिबिलिटी क्या है, कौन सा पार्शियल है, कौन सा फुल है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। बात समझ आई? आप समझो हमने क्या पढ़ा था? करंट अकाउंट और उसमें विजिबल, और उसमें कोई गाड़ी खरीदनी है किसी को, ठीक है। तो मानो हमारे रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी चाह रहे हैं कि मैं बाहर से कोई लैम्बोर्गिनी कार खरीद के लाऊं, ठीक बात है। मैं बाहर से कोई लैम्बोर्गिनी कार खरीद के लाऊं। वो यहाँ पे आरबीआई के पास गए, उन्होंने अपने पैसे, आप मानो $1 चल रहा है
10 रुपये का, या चलो ठीक है $1 10 का चल रहा है। उन्होंने अपने रुपी लाए, रुपी लेकर गए और यहाँ आरबीआई से उसको डॉलर में कन्वर्ट करवाया, ठीक है। जितने रुपए की भी ये कार थी लैम्बोर्गिनी, उतना वो रुपी लेकर गए, उसको उतना डॉलर में कन्वर्ट कराया जितने डॉलर की ये कार है। बात समझ आ रही है? उतना डॉलर ये उठाकर बाहर गए और ये गाड़ी खरीद के ले आए, या पेमेंट की, जैसे भी पेमेंट की, गाड़ी खरीद के वहाँ से ले आए। आप क्या बोलोगे? करंट अकाउंट में गुड्स में इंडिया में कोई चीज़ आई, सही बात है ना? ठीक बात है। ऐसा ही क्या हो, ये मुकेश अंबानी और उसकी वाइफ नीता अंबानी है ना, और उसका बेटा कौन है? वो उसका बेटा भी है ना, एक मोटा और एक वो पतला भी है, जैसे करके दांत निकालता है ना, एक है ना यार। उसका वो मीम नहीं बना था? क्या कर रहे हो यार, भूल गए क्या? था ना एक, स्पीच दे रहा था एक बार, और उसके 2 बेटे हैं, मानो उसके 2 बेटे भी आ गए। उन्होंने बोला कि हमें भी गाड़ी चाहिए, हम अपनी अपनी लैम्बोर्गिनी सब हम अपनी अपनी चलाएंगे, तो 3 लैम्बोर्गिनी और चाहिए। वो गए पापा के पास, पापा हमें भी अपनी लैम्बोर्गिनी, उसने ऑर्डर कर दी 3 और, 1 2 3, ठीक बात है। अब मुकेश अंबानी अपनी तिजोरी से और रुपी निकाल के लाया और आरबीआई के पास गया, उसको सबको डॉलर में कन्वर्ट करवाया और जाके ये 3 लैम्बोर्गिनी खरीद के ले आया। अब इनके पास कितनी? 4 लैम्बोर्गिनी आ गई घर पे। बात समझ आई? ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्या इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है या फुली? आप बोलोगे इंडियाज करंट अकाउंट इज फुली कन्वर्टिबल। क्या बोलोगे? इंडियाज करंट अकाउंट इज फुली कन्वर्टिबल, मतलब कि आप कितना भी पैसा लेकर आओ, उसको करंट अकाउंट की किसी ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर में कन्वर्ट करवाओ तो आप करवा सकते हो। बात समझ आई? बात समझ आई? ये करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है? बात समझ आई? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का ये मतलब है कि आपको कोई गुड्स खरीदने थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना। करंट अकाउंट में क्या आता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। कल देखा था ना ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। एक गाड़ी खरीदनी थी, आपके पास बहुत पैसा है, आप पैसा लेकर गए आरबीआई के पास, आरबीआई ने आपको डॉलर दिया, आरबीआई के पास नहीं है डॉलर, भाई आप किसी और एक्सचेंज के पास गए, वहां से पैसा लेकर आओगे, है ना। बात समझ आई? आरबीआई के पास नहीं है, बाकी किसी बैंक के पास होगा, नहीं होगा किसी प्राइवेट कंपनी के पास होगा, इस रेट पे नहीं देगा, महंगा दे देगा, लेकिन आप करवा सकते हो कन्वर्ट। बात समझ आई? तो आप 1 गाड़ी खरीदो, 4 गाड़ी खरीदो, 10 गाड़ी खरीदो, जितना पैसा है सब लुटा दो, लेकिन आप पूरा कन्वर्ट करवा सकते हो। बात समझ आई? ठीक है। तो क्या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? हाँ रिस्ट्रिक्शन है, मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में टिक करने के लिए आएगा तो आप क्या लिखोगे? इंडियाज करंट अकाउंट इज फुल्ली कन्वर्टेबल। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, ऐसी छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको जैसे मानो इंडिया की किसी नेबरिंग कंट्री में जाना है, जैसे भूटान, नेपाल, तो आप $10,000 से ज़्यादा यहाँ से लेकर कन्वर्ट करवा के नहीं लेके जा सकते बाहर, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बोलो कि ये फुली कन्वर्टेबल नहीं है। आप बोलोगे कि ये फुली कन्वर्टेबल है, कुछ उसमें कंडीशन है, ठीक है। ठीक है क्या? अगर आपको ऐसे भूटान नेपाल जाना है तो इससे ज़्यादा आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। किसी और फॉरेन कंट्री में जाना है ये छोड़ के तो आप $25,000 से ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करवा सकते। अगर आपको एजुकेशन या फिर हेल्थ के लिए जाना है तो $1,00,000 से ज़्यादा आप कन्वर्ट करवा के नहीं लेके जा सकते, बेशक आप अनिल अंबानी या कोई भी टाटा हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ कुछ कंडीशन है, लेकिन ओवरऑल करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल हमारा इंडिया का करंट अकाउंट जो है वो फुली कन्वर्टेबल है। बात समझ आई? ये चीज़ आपको समझ आ गई? इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी समझ आ गई? आ गई ना? तो आप समझो ये कैपिटल अकाउंट क्या है। आप देखो कैपिटल अकाउंट में क्या था? इन्वेस्टमेंट और लोन और क्या था वो? ईसीबी। मानो कि एफडीआई और एफपीआई से इंडिया में कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है। एफडीआई एफपीआई से इंडिया में कुछ पैसा आ रहा है और वो पैसे को कन्वर्ट करवा रहे हैं और फिर रुपी में इंडिया के कंपनी में लगा रहे हैं, है ना, ठीक है।
या आप मानो कि कोई इंडिया की कंपनी है, मानो रिलायंस नहीं, कौन, किंगफिशर, विजय माल्या, मानो ये चाह रहा है कि ये बाहर कहीं से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करे, ठीक है, क्या करे, कहाँ से, बाहर के किसी बैंक से, किसी फॉरेन बैंक से, कर सकता है ना, बाहर से किसी बैंक से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकता है। विजय माल्या चाह रहा है कि मैं अपनी किंगफिशर की एयरलाइन, मैं उसको वापस से खड़ा करूँगा, कुछ बाहर से पैसा लेकर आऊँगा और इसमें कुछ इन्वेस्ट करूँगा, फिर कुछ इसका प्राइस कम करूँगा, ये वो करके मैं अपनी एयरलाइन रिवाइव करूँगा। बात समझ आ रही है? ये बाहर से कुछ पैसा उठाकर ले आए, ये बाहर से कुछ पैसा उठाकर इंडिया में ले आए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, और यहाँ पे चाहे कि मैं कुछ भी इससे इन्वेस्टमेंट करूँ, तो आप जितना मन मुताबिक चाहते हो उतना नहीं ला सकते। बस इतना आप ध्यान में रखो। क्या, अगर विजय माल्या का मन हो कि मैं कितना भी पैसा बाहर से उठा के लोन में इंडिया में ले आऊँ, ठीक है, तो मन मुताबिक आप पैसा उठा के इंडिया में नहीं ला सकते। एक लिमिट है जो आरबीआई सेट करती है। लिमिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं एमसीक्यू में काम नहीं आती, कहीं मेंस में काम नहीं आती। सिर्फ आपसे वो ये पूछते हैं कि एक कैपिटल अकाउंट, तो उसमें कन्वर्टिबिलिटी क्या है, क्यों नहीं है, और अगर होनी चाहिए तो उससे क्या फ़ायदे। बात समझ आ रही है? आपके ऊपर एक लिमिट लगाई हुई है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप बाहर से पैसा लोन में इंडिया नहीं लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये पैसा कहाँ पर आता है, बाहर से कभी कोई पैसा आता है तो किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और इंडिया का कैपिटल अकाउंट इज पार्शियली कन्वर्टिबल। क्या, इंडिया का कैपिटल अकाउंट इज पार्शियली कन्वर्टिबल, ठीक बात है। आप देखो कि ये, आप समझो कि ये बाहर गया ही क्यों होगा पैसा लेने, क्योंकि भाई उसको इंडिया में कोई पैसा नहीं दे रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक बात है। कोई बंदा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्यों करेगा, क्योंकि उस क्या चीज़, हाँ, इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा होगा, लेकिन आप बात समझो, आप समझो कि $1 ₹50 का चल रहा है जब इसने लिया, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कम होगा। मानो बाद में $1 ₹70 का हो गया, तो उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो बेशक इंटरेस्ट रेट हो या ना हो। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि मैंने क्या बोला, हमारा क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि मानो ये बाहर से पैसा लेके जितना इसका मन था ये उठा कर ले आया, फिर इसने यहाँ पे ये एयरलाइन खड़ी कर दी। मानो अचानक से क्या हो, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मानो इन्फ्लेशन इंडिया में अचानक से बहुत ज़्यादा होगी, लोग एयरप्लेन से ट्रैवल ही नहीं कर रहे, लोग बोलेंगे हम बस से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, तो इसने जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट किया हो ये तो फिर फेल हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है? मैंने आपको एक बार क्या बताया था, शेयर बॉन्ड, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूँ तो वो वायबल होना चाहिए, बताया था। मेरा कोई भी प्लान जो है वो वायबल होना चाहिए कि वो काम करेगा भी या नहीं करेगा, है ना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से आप कितना भी पैसा लेकर आओ, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जाए, लोग एयरप्लेन में बैठेंगे ही नहीं। मानो ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF है ना, सरकार उस पर अलग से वैट लगा दे कुछ भी, और वो बहुत महंगा हो जाए, और इसकी टिकट की प्राइस इतनी बढ़ जाए कि लोग फिर नहीं बैठना चाहें। लोग बैठना चाह रहे हैं, लेकिन अचानक से एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे सरकार ने सेस या सरचार्ज खुद इतना बढ़ा दिया कि एयरप्लेन की टिकट ही महंगी होगी। बात समझ आ रही है? तो ये चला नहीं, फिर ये चला नहीं और इसमें कोई बैठा नहीं, इंडिया में कोई पैसे देता नहीं था, बाहर से उधारी में लेकर आया था, यहाँ पे काम हुआ नहीं, यहाँ पे तो इसका काम चला नहीं, इसने ये सोचा था चलेगा। उसी टाइम पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया कि इंडिया में तो बढ़ा ही, और उसके साथ आपका एक्सचेंज रेट है $1 के मुताबिक आपका रुपये इतना वीक हो गया, 80 रुपये। तो इसने जितना पैसा लाया होगा उससे कितना ज़्यादा इसे वापस देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? आप पहले आप ये देखो आपको समझ आया कि नहीं आया, पक्का बात समझ आ गई ना। तो आप समझो कि इन कारणों की वजह से कुछ एक कैप लगा कर रखी है कि आप इंडिया में अपना कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं करवा सकते हो। क्या नहीं करवा सकते? इंडिया में कैपिटल अकाउंट आप फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं करवा सकते, आपका इंडिया में कैपिटल अकाउंट इज पार्शियली कन्वर्टिबल। तो आप देखो कभी भी ऐसा होगा कि
अभी पार्शली है तो लोगों से व्यू मांगा जाएगा कि आप बताओ कि इसको फुली कन्वर्टिबल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देखो लोगों से व्यू मांगा जाएगा कि इस पार्शली कैपिटल अकाउंट को फुली कन्वर्टिबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप देखो आप क्या बोलोगे, वो लोग जो बोल रहे हैं इसको पार्शली रखो, वो लोग जो बोल रहे हैं इसको फुली कन्वर्टिबल कर दो, तो कुछ फ़ायदा या नुकसान। ठीक है, पार्शली क्यों रखना चाहिए आपको मैंने चीज़ बता दी है ना, इसमें ये सारी खामियाँ हैं इसलिए इसको पार्शली रखना चाहिए। फुली कन्वर्टिबल वाले लोग इसमें क्या बोलते हैं, फुली कन्वर्टिबल वाले लोग इसमें बोलते हैं कि अगर आप इसको फुली कन्वर्टिबल कर दोगे तो एफडीआई एफपीआई में बहुत सारा पैसा इंडिया में आएगा। ठीक है, एफडीआई एफपीआई किसके अंदर है, कैपिटल अकाउंट के अंदर है। एफडीआई और एफपीआई किसके अंदर था, कैपिटल अकाउंट के अंदर था। और मैंने क्या बोला, कैपिटल अकाउंट पार्शियली कन्वर्टिबल है, मतलब जितना मन करेगा आप उतना यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। कैसे भाई, मैंने बोला ना एफडीआई एफपीआई में वो परसेंट होती है कि आप इतना परसेंट इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, बताया था ना कि 100% एफडीआई अलाउड है या 50% अलाउड है या कितनी परसेंट अलाउड है कि नहीं है ना, उसी को आप बोल रहे हो ना रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ऐसा थोड़ी आप 100% आके इंडिया में कुछ कहीं पर भी कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, सही बात है ना, समझ आ गई ना। तो लोग बोलते हैं अगर आप इसको फुल्ली कन्वर्ट कर दोगे तो एफडीआई एफपीआई से कुछ बहुत सारा पैसा इंडिया में आएगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है ईसीबी से अगर लोग पैसा उठा भी रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से अगर पैसा उठा रहे हैं, उससे कुछ नई इंडस्ट्री बनेगी, कुछ नई इंडस्ट्री बनेगी, कुछ नई जॉब क्रिएट होगी, कुछ नई जॉब क्रिएट होगी, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और उससे कुछ ग्रोथ होगी। ठीक है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बाहर से आप पैसा लेकर आओगे, अगर उससे जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो उतना लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, उतनी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। बात समझ आ रही है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो उतना ही इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ठीक बात है। फिर ये जो पार्शियल के फेवर में है, ये बोल रहे हैं कि आईएमएफ ने एक स्टडी निकाली और उसमें ऐसा देखा कि जिन कंट्रीज़ की पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है और जिसकी फुली कन्वर्टिबिलिटी है, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क देखने को मिला नहीं उन कंट्रीज़ का जिन्होंने पार्शियली से फुली कन्वर्ट किया और उनको कुछ ऐसा बड़ा फ़ायदा हुआ हो, है ना। आप इंडिया में कोई रिफॉर्म लाते हो तो आप क्या करते हो, पहले विश्व भर में जहाँ पर हुआ होता है उसको स्टडी करते हो ना। ठीक है, तो आईएमएफ की एक स्टडी आई, उसमें बोला कि ऐसा कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। क्या चीज़, अगर आपने ईसीबी से पैसा उठाया है मतलब उनको पैसे नहीं दे पाए, हाँ फिर तो फिर यहाँ पे इनकी वो सारा जो प्रॉपर्टी हो गया उसका वो होगा, सीज की जाएगी, उसका उसमें से पैसा निकाला जाएगा, लिक्विडेशन होगा। हाँ फॉरेन से होंगे, लेकिन इंडिया के बाहर के कंट्रीज़ के साथ वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एक चीज़ होती है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA, वैसे इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट होते हैं। जैसे अभी एक नया आया फ्यूजिटिव वाला लॉ आया था ना इंडिया का, अभी आया था ना जब ये नीरव मोदी वगैरह बाहर गए थे, है ना, तो इंडिया का फ्यूजिटिव वाला लॉ आया, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, है ना, मतलब इंडिया से अगर कोई ऐसा ये सब स्कैम करके बाहर जाएगा तो आप उसको वापस इंडिया में भेजोगे, है ना। वो IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के सामने वो 15 दिन में वापस आएगा और अब बताएगा कि हम आपको अरेस्ट क्यों नहीं करें। वैसे अगर ये नहीं कर पाएंगे तो इनकी एजेंसी कुछ यहाँ की इंडिया की एजेंसी के साथ कुछ कॉन्टैक्ट करेगी और फिर इसकी प्रॉपर्टी का लिक्विडेशन होगा और उसके हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। पैसा तो मिलना है, वो तो कहीं से भी मिलेगा, है ना। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है पहले आप ये भी देख लो यहीं पे, DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मतलब वही क्या बताया था मैंने बताया था एक कोई कंपनी है, याद करो वो लेक्चर जिसमें मैंने कहा था वोडाफोन की इंटरमीडिएटरी कंपनी ने हचिसन एसआर की इंटरमीडिएटरी कंपनी को खरीद लिया,
ठीक है। मैंने क्या कहा, एक कोई कंपनी है, वो एक जगह पे, मानो अमेरिका की कंपनी है, ऑफिस उसका केमन आइलैंड में है और सबसे ज़्यादा सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करती है। बात समझ आई? तो एक ही कंपनी को हर कंट्री में अलग अलग टैक्स ना भरना पड़े, इसीलिए कंट्री आपस में, दोनों कंट्री जैसे अमेरिका और इंडिया, वो दो कंट्री जहाँ की वो कंपनी है और जहाँ पर वो काम करती है, आपस में एक अग्रीमेंट पे साइन करते हैं जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, कि एक कंपनी को दोनों जगह पे टैक्स ना भरना पड़े। ठीक है, क्या मतलब, उसके नाम में ही है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। ठीक है, कि अगर वो दो जगह पे काम कर रही है तो ऐसा नहीं हो कि उसको दोनों कंट्री की जो सरकार है वो उससे टैक्स मांगे। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। आप देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, कौन सी, जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी जिनकी ये कंपनी है ना, वो क्या चाहेंगी, वो चाहेंगी कि भाई ये तो हमारी कंपनी है, हमारे देश में टैक्स भरो। ठीक बात है। अभी बता रहा हूँ ना, वही तो अभी बता रहा हूँ। आप देखो जैसे अमेरिका है और इंडिया है, और अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो अमेरिका क्या चाहेगा कि ये भाई हमारे यहाँ पे टैक्स भरे, है ना। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री क्या चाहेगी कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, आप झूठा मूठा दिखाते हो आप अमेरिका के, वहाँ से ज़्यादा तो आपके कस्टमर हमारे यहाँ पे, है ना। इंडिया हमेशा क्या बोलता है, फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र हमारे हैं, इंस्टाग्राम के सबसे हमारे हैं, और ये अमेजोन, इंस्टाग्राम, ये तो सबसे, अमेजोन और क्या है वो दूसरा, फ्लिपकार्ट, है ना, ये सब तो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, तो इनको हमारे यहाँ पे टैक्स भरना चाहिए, है ना। ये लड़ाई जो है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में चलती रहती है। ठीक बात है। अभी इसमें आगे क्या होता है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, जब बजट आएगा ना, जब बजट आएगा वहाँ पे एक चीज़ होती है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, MAT, ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। और ऐसी चीज़ से लड़ने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्री ने अलग अलग टैक्स लाए हैं। ठीक है, जैसे फ्रांस ने एक टैक्स लाया था जिसको बोलते हैं गाफा। ठीक है, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल। ठीक है, ठीक बात है क्या। और वो कुछ मिनिमम टैक्स जो है वो लगाते हैं, क्योंकि ये कंपनियां दिखाती हैं कि हमने तो यहाँ पे कोई काम वाम नहीं किया और हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपकी कंट्री में टैक्स नहीं भरेंगे। ठीक है, ठीक बात है। तो उसके लिए कुछ एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कि आप जितना मर्जी बोलो भाई इतना पैसा तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बात है। तो आप क्या समझो, आपको क्या पता होना चाहिए, एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है और कहाँ पे काम आता है। एक कंपनी एक कंट्री की है, दूसरी कंट्री में काम करती है, तो इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए कि उसको कहाँ पर टैक्स भरना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में, कंट्रीज़ के बीच में अरेंजमेंट होता है, और वो देखते हैं कि कौन सी कंट्री में टैक्स भरें और किसी में नहीं भरें। इसीलिए इंडिया वाले बोलते रहते हैं कि हमें टैक्स में ये कंपनी पैसा नहीं देती हैं। ठीक है, इंडिया वाले क्या बोलते हैं, ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है इनको जितना पैसा हमें देना चाहिए उतना ये नहीं देती हैं। ठीक है, चलो एक चीज़ आपको लिखवानी है, आप लिखो। आपने कैपिटल अकाउंट और आपको करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी समझ आ गई, है ना। आप लिखो कि फॉर और अगेंस्ट में, जो उसके फेवर में है और जो अगेंस्ट में है, उसमें उन कमेटी का नाम लिखो। देखो फेवर में जो है उसका नाम है तारापुर, TARAPORE, तारापुर कमेटी। ठीक है, तारापुर एक बंदा है, उसके अंडर एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम है तारापुर कमेटी, उसने रिकमेंडेशन दी जो फेवर में है। ठीक है, और अगेंस्ट में क्या है, HR खान कमेटी। अगेंस्ट में कौन है, HR खान कमेटी। ठीक है, तो जो फेवर में है वो क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया, लिख लो, ईजियर FDI FII, ईजियर FDI FII, ईजियर FDI FII, कॉमा, बिजनेस एक्सपेंशन
बिजनेस एक्सपेंशन कॉमा न्यू जॉब, बिजनेस एक्सपेंशन कॉमा न्यू जॉब कॉमा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कॉमा इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगेंस्ट में जो है वो क्या बोल रहे हैं, IMF स्टडी डिड नॉट फाइंड सच को रिलेशन। अगेंस्ट में आप लिखो कि IMF की स्टडी डिड नॉट फाइंड, IMF स्टडी डिड नॉट फाइंड सच, IMF स्टडी डिड नॉट फाइंड सच को रिलेशन। ठीक है, और वही अगेंस्ट में आप एक और चीज़ लिख लो कि वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप देखो इन्फ्लेशन इंक्रीज क्यों होगा, साइड में लिखो, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, सप्लाई साइड बॉटलनेक है। उसमें क्या है, सप्लाई साइड बॉटलनेक। क्या लिखा है, सप्लाई साइड बॉटलनेक। सप्लाई साइड बॉटलनेक, ठीक है। आप समझो ये सप्लाई साइड बॉटलनेक का मतलब क्या है, आप बताओ ये सप्लाई साइड बॉटलनेक का क्या मतलब होगा, कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज ड्यू टू सप्लाई साइड बॉटलनेक, नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड साइड बॉटलनेक। अभी आपको बताया है ना सप्लाई डिमांड इतनी बार, है ना। मैं बोल रहा हूं इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज ड्यू टू सप्लाई साइड बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब क्या होता है, हाँ, है ना, सप्लाई साइड में आपकी लिमिटेशन है ना, उसको बोलते हैं बॉटलनेक, है ना। तो इंडिया का इन्फ्लेशन सप्लाई साइड बॉटलनेक है, तो क्या है इसका मतलब, है क्या, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा, है ना, यही मतलब है ना। ये तो पता चल गया आपको यार क्या है इसमें, सप्लाई साइड बॉटलनेक का मतलब सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है ना, ठीक बात है ना। क्या है इंडिया में, सप्लाई कम है। भाई इंडिया में क्या होता है, आप डिमांड तो यहाँ से रहती ही रहती है, अगर नहीं भी रहेगी, मानो ऊपर से नए लोग नहीं भी आए, बात समझो, ज़रूरी नहीं है कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तभी इन्फ्लेशन होती है, क्या पता लोगों के हाथ में उतना ही पैसा हो, है ना, ठीक बात है। लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा है तभी इन्फ्लेशन नहीं होती है। मानो लोगों के हाथ में उतना ही पैसा है, ऊपर से कोई लोग नए नहीं आए, उतना ही पैसा है, लेकिन यहाँ सप्लाई साइड कम है ना। टमाटर उगे ही नहीं, अनियन उगे ही नहीं, दूध आया ही नहीं मार्केट में, ठीक बात है ना। इसको क्या बोलते हैं कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज ड्यू टू सप्लाई साइड बॉटलनेक। लिख लिया, बात समझ आ गई यहाँ तक। एक और चीज़ लिखो, एक और चीज़ लिखो कि इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट तो होता है CAD, लेकिन 2020 में आफ्टर 17 ईयर्स इंडिया में करंट अकाउंट क्या हो गया, सरप्लस। अब मैं आपको समझा देता हूं क्या हुआ और फिर आप थोड़ा सा लिख लेना 1-2 लाइन, ठीक है। क्या है, इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है ना, आपने समझा। लेकिन 2020 में क्या हुआ, इंडिया में करंट अकाउंट हो गया सरप्लस। कितनी, 17 साल के बाद। लास्ट कब हुआ था, 2003 में, ठीक है। तो 2020 में ऐसा क्या हुआ कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या हुआ होगा 2020 में। क्या क्या है, भाई लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन लगा था तो गाड़ियां नहीं चली, आपने पेट्रोल नहीं मंगवाया, क्रूड ऑयल नहीं मंगवाया, है ना, आपने क्रूड ऑयल नहीं मंगवाया। फिर आपने सबसे ज़्यादा मैंने आपको क्या बोला, भाई क्रूड ऑयल ही होता है 80% से ऊपर, है ना। जब लॉकडाउन ही लग गया, क्रूड ऑयल नहीं मंगवाया, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, सिर्फ एसेंशियल चीज़ें चल रही थी, है ना। जब यही चीज़ आपकी कम हो गई, ऊपर से आपने कुछ एक्सपोर्ट किया ज़्यादा, है ना, ये फार्मास्यूटिकल वगैरह यहाँ से किया ना,
फार्मास्यूटिकल वगैरह एक्सपोर्ट किया, क्रूड ऑयल मंगवाया नहीं, तो आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इस बार प्लस में दिखा, ठीक है। तो आप उसके लिए एक लाइन लिख लो, मतलब थोड़ा अच्छे से उसको लिख लो। आप लिखो कि कहाँ गया, लिखो द मेन ड्राइवर ऑफ इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो हुआ है वो क्यों हुआ है, बिकॉज आप ऐसा लिखो कि इंडियाज करंट अकाउंट surplus, India's current account surplus was due to India's current account surplus was due to lower imports due to subdued domestic demand, मतलब कम, सबड्यूड मतलब कम, ठीक है, सबड्यूड डोमेस्टिक डिमांड एंड लोअर प्राइसेस ऑफ ऐसे लिखो, लोअर प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट एंड लोअर प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट which narrowed down the trade deficit by 102 billion dollars in 2020, 102 बिलियन डॉलर्स इन 2020। ये क्या है, कुछ भाई फैक्चुअल आपके पास डेटा होना चाहिए ना, आपको कहीं लिखना है आंसर, मेंस आंसर राइटिंग में, तो डेटा है थोड़ा सा, ठीक है। आगे फुल स्टॉप। दस while export weakened by 13.8%, while export weakened by export weakened by 13.8%, imports contracted by a massive 26.6% in 2020, by 26.6% in 2020। बात समझ आई? आप इस लाइन को पढ़ो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है भाई? एक तो ये चीज़ हुई कि हमारे इंपोर्ट कम थे, इंपोर्ट हमने कम किया, और दूसरा जितना भी हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया भी होगा उसका रेट कम था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम था। ठीक बात है। क्रूड ऑयल का प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट वाज लो। फिर उसने क्या बोला, दो हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हुआ, मतलब हमने नहीं, क्या बोला उसने, एक्सपोर्ट कम हुआ। उसने बोला कि दो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 13.5% के आसपास हमारा कम हुआ, ठीक है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जो है वो नहीं, हमारा इंपोर्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा कम हुआ है। कितना? 26% बोल रहा है। हमारा एक्सपोर्ट बेशक हमने कम किया, 13% हमने एक्सपोर्ट कम किया, लेकिन हमने 26% इंपोर्ट कम किया। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देखोगे तो क्या है भाई, ये माइनस में आ गया ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो फिर ज़्यादा हो गया ना। ठीक बात है ना? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना?
तो इससे क्या पता चला आपको कि ड्यू टू दिस कंडीशन, आपसे कोई पूछ ले कि भाई इंडिया का करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया कब, 2020 में, तो आप उसको ये डेटा चेप दोगे, ठीक है पूरा। क्या बोलोगे, भाई ऐसा ऐसा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम कम थे, हमने इंपोर्ट कम किया और एक्सपोर्ट बेशक हमारा कम था लेकिन भाई इंपोर्ट उससे भी कम था, तो उस हिसाब से जो हमारा बैलेंस बना उससे हमें करंट अकाउंट सरप्लस में दिखा। बात समझ आई? उससे क्या हुआ, हमें करंट अकाउंट सरप्लस में दिखा। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अभी बीओपी में जितनी चीज़ें आती थी मैंने आपको बता दी। क्या आता था, करंट अकाउंट आता था, कैपिटल अकाउंट आता था, फिर उसके बीच के कंपोनेंट आते थे वो भी बता दिए, फिर उनमें कन्वर्टिबिलिटी वो भी बता दी, और फिर आज के टाइम पे करंट अकाउंट में सरप्लस है ये भी बता दिया। एक छोटा सा टॉपिक है, आप वो समझने की कोशिश करो। एक चीज़ है, क्या कभी अभी ये जो नया वाला क्वार्टर आया नहीं, अब नहीं है सरप्लस। आप देखो अभी वो मार्केट खुल गया है ना, तो अभी तो आप सब कर रहे हो ना, और ऊपर से कच्चे तेल की दाम तो अभी और बढ़ गए है ना, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कच्चे तेल के दाम तो अभी बढ़ गए हैं ना, जरूरत से ज़्यादा बढ़ गए है ना। ये कब की बात है भाई, आपको 2020 लिखना है वहाँ पे है ना, और आपको लिखना है कि लॉकडाउन में ऐसा हुआ, ठीक है ना। क्या लिखना है, लॉकडाउन में ऐसी चीज़ें हुई। एक छोटी चीज़ आप और समझो, जिसको बोलते हैं ईस्ट एशियन क्राइसिस। इससे पहले मैं पानी, ईस्ट एशियन क्राइसिस। अगर आपको कोई बोले कि ये आपने कहीं ये एशियन टाइगर सुना है क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, एशियन टाइगर कौन? नहीं, आपने कभी ये वर्ड सुना है एशियन टाइगर्स? हाँ, आपने कभी सुना ये एशियन टाइगर्स? क्या मूवी आई थी? एशियन टाइगर मतलब भाई ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया ये सब, ठीक है। एशियन टाइगर कौन? हाँ वही बता रहा हूँ ना, इनको बोलते हैं एशियन टाइगर, और वहाँ पर हो गया ईस्ट एशियन क्राइसिस, ठीक है। एशियन टाइगर क्यों है भाई समझो, एक टाइम होगा जहाँ पे $1 ये जहाँ जो भी इनका करेंसी है उस हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जानबूझ के अपनी कंट्री को की करेंसी को क्या करके रखा, डीवैल्यू। इन्होंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ ना यहाँ पे, इन्होंने जानबूझ के अपनी कंट्री की करेंसी को क्या किया, डीवैल्यू, ताकि क्या हो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, ठीक बात है। इन्होंने अपनी कंट्री में करेंसी को किया डीवैल्यू, जैसे कौन करता है, चाइना। उससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट को मिला बढ़ावा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा तो भाई दिखेगा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कुछ आपका उसमें से जीडीपी को इंक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए बोलेंगे एशियन टाइगर, मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। इंडिया में और कोई इतना एक्सपोर्ट नहीं करता था जब तक ये वाले क्राइसिस नहीं हुए थे। कब हुआ था, 1997 के आसपास, ठीक है, ईस्ट एशियन क्राइसिस। दूसरा इन्होंने क्या किया, इनका वो कैपिटल अकाउंट, उसमें फुली कन्वर्टिबिलिटी थी। कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी थी, ठीक है। तो धूम धड़ाके से सारा एफडीआई और एफआईआई यहाँ पे पैसा लगा रहा था, ठीक है, और लोग बाहर से खूब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करके पैसा लेकर आ रहे थे, ठीक है। ग्रोथ रेट अच्छा खासा चल रहा था, इन्फ्लेशन कम था। तो अभी क्या बोलोगे, ये तो एकदम सुखी परिवार है ना, ठीक बात है ना। किसी कंट्री को क्या चाहिए भाई, ग्रोथ अच्छी हो रही है, इन्फ्लेशन कम है, खूब बाहर से पैसा आ रहा है एफडीआई एफआईआई में, और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी उसका धूम मचा रहा है दुनिया में, ठीक है, ठीक बात है। तो फिर इसमें हुआ क्या होगा, आप देखो अचानक से क्या हुआ, अचानक से यहाँ की जो स्टील इंडस्ट्री थी, मेजरली स्टील इंडस्ट्री एंड सम अदर इंडस्ट्रीज,
ये सम अदर इंडस्ट्री। सर आप बाकी इंडस्ट्री का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भाई आप देखो, जैसे आप बोलोगे 2008 का अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें लोगों ने घर के लिए लोन लिया था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेजर फैक्टर क्या था कि लोगों ने घर के लिए सस्ते दामों पर उनको लोन मिल गया, बाद में वो परत नहीं कर पाए, इसीलिए वो क्राइसिस आए थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, मेजर जो स्टील इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दिया। अभी क्यों किया क्यों नहीं किया आपको इतना नहीं समझना। आप समझो कि अचानक से एक सिचुएशन आई, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री के पास कोई पैसा नहीं बचा। ऐसा होने के कारण हुआ क्या? ऐसा होने के कारण भाई यहाँ पे जो इतना सारा पैसा लेकर आए थे, ये बहुत सारा पैसा लेकर आए थे, क्यों भाई? फुली कन्वर्टिबल था, है ना। 100% आप FDI में आ सकते थे, FII सब यहाँ पे सब कर सकते थे, ठीक है। बाहर से भी बहुत लोगों ने पैसा उधारी में लिया था। अभी जब यहाँ से लोग, जब ये बैंक करप्ट हो गए और ये पैसा नहीं दे पा रहे, इनको भी ये चीज़ पता चल गई, इन्होंने धड़ाम से सारा पैसा बाहर निकाल लिया। बात समझ आई? FDI FII वाले यहाँ से कंट्री से पैसा बाहर निकाल लेंगे ना, कंट्री से पैसा बाहर जाएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगा ये आई ऊपर चढ़ेगा। बात समझ आई? बेसिक इकोनॉमी की चीज़, जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है इन्फ्लेशन उसी टाइम बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक बात है। जैसे मार्केट नीचे गिरा इन्फ्लेशन बढ़ी, ये जो यहाँ पे ये इक्वेशन थी ये बढ़कर क्या होगी $1 यहाँ के कोई 20,000 करेंसी के बराबर। बात समझ आ रही है? ठीक है, इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन, क्या बोलोगे? इन्फ्लेशन नहीं, ये तो भाई हाइपर इन्फ्लेशन है ना, ठीक है। फिर यहाँ से इन्होंने बचना होगा तो क्या किया होगा, कुछ फॉरेक्स रिजर्व से पैसा अपना निकाला होगा मार्केट में, है ना। ऐसी कंडीशन में से बचना होता तो सिर्फ यही काम है, आप फॉरेक्स रिजर्व में से अपनी कुछ करेंसी बाहर निकालो। या तो इसने फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ करेंसी निकाली होगी या IMF से कुछ पैसा लिया होगा, तो कुछ तो इनके पास फॉरेक्स रिजर्व था, कुछ IMF ने इनकी मदद की और यहाँ से इनको इस क्राइसिस में से बाहर निकाला गया। बात समझ आई? आपसे कोई पूछे ये ईस्ट एशियन क्राइसिस क्या है, तो आप बोलोगे भाई ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, तो ऐसा हुआ सिर्फ एक ही कंट्री में, ठीक है, ऐसा हुआ सिर्फ थाईलैंड में, लेकिन देखा देखी में बाकी कंट्रियों में भी फैलता है, जिसको आप क्या बोलते हो? डोमिनो इफेक्ट। क्या बोलते हो? डोमिनो इफेक्ट, ठीक है, ठीक बात है। इसीलिए आप बोलते हो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए पाकिस्तान का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। आपने ये सुना होगा, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ के लिए पाकिस्तान का स्टेबल रहना ज़रूरी है, क्योंकि भाई नेबरहुड जो है वो इफेक्ट करता है एक कंट्री के पूरी हर चीज़ को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हर चीज़ को, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई ये एशियन टाइगर थे और एशियन टाइगर ने क्या गलती की, इन्होंने डिवैल्यूएशन किया, इनका एक्सपोर्ट मस्त चल रहा था, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल थी, बहुत अच्छा पैसा इनफ्लो आ रहा था, ग्रोथ रेट स्टेबल था, इन्फ्लेशन भी कम था। अचानक से कुछ कंपनियों ने बैंक करप्ट अपने आप को घोषित किया, उसकी वजह से FII FDI वाले पैसा निकाल के गए, मार्केट नीचे गिरा, इन्फ्लेशन ऊपर चढ़ा और अचानक से यहाँ पे क्राइसिस आ गए। फिर इन्होंने फॉरेक्स रिजर्व से कुछ पैसा बाहर निकाला और कुछ IMF से उधारी में लेकर आए। बात समझ आई? बस इतना ही मेरे ख्याल से आपको BOP में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की कोई चीज़ नहीं है। आप एक बारी अपनी जो आपको बुक दी गई है, अभी आज सैटरडे है ना, आप सैटरडे आप घर जाओ और उस बुक में से BOP वाला चैप्टर पढ़ो, ठीक है। आप घर जाके वो BOP वाला चैप्टर खोलना, आप देखना कि उसमें जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप वापस आना, मुझसे पूछना कि सर उसमें ये भी चीज़ दी थी, जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है। फिर जैसे ही हम मंडे को मिलेंगे, जैसे मंडे को मिलेंगे तो क्या करेंगे, वो प्री वाले BOP के जो क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, ठीक है, प्री वाली किताब में ये पढ़िए, ठीक है। प्री वाली किताब में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अभी तक के क्वेश्चन है आपको वो करवाए जाएंगे, ताकि आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इससे अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद फिर हम अपना बड़ा वाला टॉपिक लेंगे जिसको बोलते हैं GDP।
ठीक है, वो ख़त्म करने के बाद हम कौन सा टॉपिक लेंगे, इन्फ्लेशन, जो कि अभी तक आपको सिर्फ मतलब ऐसे ही पता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आपको सिर्फ इतना पता है। ठीक है, अभी तक आपको जो इन्फ्लेशन पढ़ाया गया उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन कैसे होती है, क्या होती है वो भी पता है, इसको नापने के तरीके, इंडिया में क्या चलता था पहले, क्यों ऐसा था, इसको क्यों चेंज किया गया, आज के टाइम पे क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ठीक बात है। तो उसके बाद आपको जब आप पुराने अपने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो इन टॉपिक के बाद ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बीओपी हमने कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब कर लिया, बैंकिंग कर लिया, ये जीडीपी, इन्फ्लेशन सब कर लोगे, इसके बाद आप क्वेश्चन खुद भी घर पे खोलोगे बुक तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। तो इतना बहुत है आज के लिए, इससे ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं। आपको कोई और डाउट है तो बताओ। क्या? अरे कल तो बताया था मैंने एक्सपोर्टर को कैसे फायदा होता है। क्या? अरे मैंने आपको कल क्या बताया भाई, $1 अगर 10 रुपये का है और अगर $1 5 रुपये का हो गया, $1 10 रुपये का है और $1 5 रुपये का हो गया, तो पहले मैं $1 का कोई चीज़ इंपोर्ट करता था, ठीक है, तो मेरे को 10 रुपये देने पड़ते थे, और अब मुझे $1 की चीज़ इंपोर्ट करने के लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं। अभी इसको उल्टा कर लो, अभी इसको उल्टा करो, तो उल्टा करने में क्या हो रहा है बताओ, उल्टा करने में क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है, ये वाली सिचुएशन है अगर आपकी करेंसी जो है रीवैल्यूएट हुई है ना, करेंसी रीवैल्यूएट हुई, 10 का 5 हो गया, अब मुझे 5 रुपये ही देने पड़ते हैं एक्सपोर्ट के लिए। हाँ, ये इंपोर्टर को फ़ायदा है ना। अभी वो पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्टर को कैसे फ़ायदा होता है अगर आप डीवैल्यू करोगे। मैं बोल रहा हूँ $1 10 रुपये का है, अब $1 जो है 20 रुपये का हो गया। आप बताओ आप कैसे हुआ एक्सपोर्टर को फ़ायदा? कैसे कैसे? क्योंकि जब वो वहाँ से डॉलर लेकर आएगा और एक्सचेंज करेगा, जब वो एक्सचेंज करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, तो बस हो गया खत्म, तो सब समझ आ गया आपको। यहाँ पे डॉलर नहीं, आपने यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, आपने यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, और आपको अभी एक्सपोर्ट करोगे तो वर्ल्ड वाले जो आपका ट्रेड चलता है वो तो डॉलर में चलता है ना, तो आपको उसके बदले अब $1 मिलता है। आप वो डॉलर लेके इंडिया में आते हो और करेंसी चेंज करते हो, उसके बदले रुपये लेते हो। पहले आपको 10 रुपये मिलते थे, अब आपको 20 रुपये मिलते हैं। बात समझ आई? पहले $1 10 रुपये का था। हाँ, बाहर तो डॉलर में ही दे रहे हैं, बाहर डॉलर में ही दे रहे हैं, तो उतने डॉलर के पहले आपको 10 रुपये मिलते थे। एक्सपोर्ट जब आप करते थे $1 की चीज़, तब आपको 10 रुपये मिलते थे। यहाँ पे आपने क्या देखना है, आपके पास आया और फिर आपको कितने पैसे मिले। यहाँ पे आपने देखा, आपने वो चीज़ दी, फिर आपको कितने पैसे मिले, है ना। यही तो डिफरेंस है ना एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में। बात समझ आ रही है? इधर से आप पहले एक चीज़ $1 का एक्सपोर्ट करते थे तो आपको 10 रुपये मिलते थे उसके बदले। अब इधर से आप $1 का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 20 रुपये मिल रहे हैं उसके बदले। ठीक बात समझ आ रही है? इसको क्या बोलोगे आप? डीवैल्यूएशन होना। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? आप एक और चीज़ समझो यार यहाँ पे, वो क्या है, आप देखो ये यूरोप के जो नेशन है, आप देखो यूरोप के नेशन जो है, यहाँ पे ये सेविंग्स अकाउंट और ये सब बहुत कम होता है, ठीक है, ऐसा 0.5% के आसपास, है ना। ठीक है, क्या ये जो आपके यूरोप वगैरह के कंट्री हैं, अमेरिका है, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? अभी कभी माइनस में भी चला जाता है ना। ठीक बात है। सेविंग्स अकाउंट माइनस में जाने का क्या मतलब हुआ बताओ? अगर मैं बोलूँ किसी कंट्री का सेविंग्स अकाउंट माइनस में है तो आप क्या बोलोगे? विथड्रॉ करने के बजाय इन्वेस्ट करें, मतलब
नहीं, हिंदी में समझाओ, ये नहीं मुझे समझ आ रहा क्या इंजेक्ट, कहाँ कर रहे हैं इंजेक्ट? अगर किसी कंट्री का सेविंग्स रेट माइनस में है, उसका क्या मतलब होता है? किसी कंट्री का सेविंग्स रेट जो है वो माइनस है, उसका क्या मतलब है? बैंक में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, मतलब आप अगर बैंक में पैसा जमा कराओगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उल्टा रखने के आपको पैसे देने पड़ेंगे। यही मतलब हुआ ना इसका आसान भाषा में। आसान भाषा में सेविंग्स रेट माइनस है का क्या मतलब है? अगर प्लस था तो आप बैंक में पैसा जमा कराते थे तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता था, है ना। अभी माइनस है, मतलब आप बैंक को बोल रहे हो आप मेरे पैसे रखो, मैं तुम्हें ऊपर से और पैसे रखता हूँ ताकि तुम मेरे पैसे अपने बैंक में रखो, ठीक है। इसीलिए बाहर की कंट्री में लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं करवाते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, रीज़न क्यों है मैं बताता हूँ। बाहर के लोग बैंक में पैसा इसलिए जमा नहीं करवाते, और क्यों वहाँ की जो कंट्री हैं, बाहर की कंट्री, वो ये नेगेटिव सेविंग्स रेट या ज़ीरो के आसपास सेविंग्स रेट रखती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं लोग अपने हाथ में ज़्यादा पैसा रखें, लोग अपने हाथ में ज़्यादा पैसा रखें, ज़्यादा खर्चा करें, लोग अपने हाथ में ज़्यादा पैसा रखें, ज़्यादा खर्चा करें, प्लस उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की और भी स्कीम है, ठीक है। ये भी आप मतलब वो यहाँ पे नहीं रखते, हम तो यहाँ इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें सेफ लगता है, ठीक है। अभी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अमेरिका का कोई बंदा है वो बोलेगा कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाऊंगा, है ना। उधर तो छोटे बच्चे भी, वो अभी वो गेमिंग वाले चैनल वाले, उनका भी म्यूचुअल फंड है ना, सही बात है ना। तो वहाँ तो म्यूचुअल फंड और ये सब स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। तो वो क्या चाहते हैं कि आप अपने हाथ में ज़्यादा पैसा रखो ताकि आप कुछ चीज़ खरीदो, और वो आप चीज़ खरीदोगे तो उधर से आपको ग्रोथ भी होगी और टैक्स में सरकार को पैसा भी आएगा। किस चीज़ की इन्फ्लेशन? आप समझ नहीं रहे। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? सप्लाई और डिमांड। अभी मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन भाई उनके पास सप्लाई है। आप समझो, ये सप्लाई डिमांड का बीच में बैलेंस बनना चाहिए। इंडिया के केस में जो मैं आपको तब से बता रहा हूँ, इंडिया में सप्लाई नहीं होती है। इंडिया में लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन भाई हमारे पास सप्लाई नहीं है, ठीक बात है ना। हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही नहीं है, ठीक है ना। आपने देखा होगा वो अचानक से सैनिटाइज़र और क्या मास्क का अचानक से वो हो गया कि भाई कोरोना है, तो आप जा रहे थे भाई सैनिटाइज़र नहीं है हमारी दुकान पे, मास्क नहीं है हमारी दुकान पे, है ना। अगर कोई भी चीज़ अचानक से इंडिया में एक दिन में तूल पकड़ ले तो अचानक से वो चीज़ खत्म ही हो जाती है ना। अब वही सप्लाई साइड, मतलब मैं अभी जब भी बोलता हूँ मतलब आप मानो एग्रीकल्चर के लिए ही कह रहा हूँ, है ना। सप्लाई साइड मतलब हमारे यहाँ पे मॉनसून पे सारा कुछ डिपेंडेंट है। बारिश नहीं हुई अचानक से, आपको पता है उस साइड सप्लाई डिमांड में दिक्कत आ जाएगी, आपके हाथ में पैसा होगा नहीं भी होगा। अभी इसके ऊपर आप देखो, एक MCQ आया था बहुत अच्छा, ठीक है। एक MCQ क्या आया था कि आपका एक कंपनी ने आपका HRA बढ़ा दिया, ठीक है। एक कंपनी ने आपका HRA बढ़ा दिया, या सरकार ने आपका HRA बढ़ा दिया। HRA क्या होता है? हाउस का रेंटल आपको अलाउंस मिलता है, जो जैसे आप भाई किसी सरकारी दफ्तर में आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, तो आपको HRA मिलता है, हाउस अलाउंस, ठीक है। कि आप अगर किराए के घर पर रहते हो तो आप यहाँ से किराया भरोगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं किराए के घर पर नहीं रहता, मेरा अपना घर है, तो आप फिर बोलोगे मुझे HRA वाले पैसे दो। बात समझ आई? बात समझ आ रही है ना। ऐसे बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं ना, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, वैसे ही हाउस वाला अलाउंस। उन्होंने बोला था किसी कंपनी ने HRA इंक्रीज कर दिया, तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आपको क्या लिखना था? उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन पता नहीं है, मैं ढूंढ के उसमें से निकालूंगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे और आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन करेक्ट लगेंगे, ठीक है। वहाँ लिखा था इफ अ कंपनी इंक्रीजेज द HRA ऑफ अ पर्सन व्हाट इज लाइकली टू हैपन, ठीक है। और नीचे बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, पर इसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो ज़्यादा ऐसा लग रहे थे कि हाँ ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या समझना है, आपको किस एंगल से देखना है? भाई उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है, ठीक बात है, आपको सिर्फ इस हिसाब से देखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि आपके हाथ में ज़्यादा पैसा रहे और आप ज़्यादा मार्केट में चीज़ें खरीदो,
आप चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे उससे आप देखो एक तो ग्रोथ होगी, है ना, ग्रोथ होगी। आप चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे तो ग्रोथ होगी। कैसे होती है? नहीं होगी। अगर मैं चीज़ें ज़्यादा खरीदता हूँ उससे ग्रोथ होती है या नहीं होती है? कैसे? है ना, मैं अगर कोई चीज़ खरीद रहा हूँ मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है तो बनाने वाली कंपनी भी ज़्यादा बनाएगी ना फिर। ठीक बात है ना। आप देखो, आप ये सारी चीज़ें अभी ध्यान में रखना, क्योंकि अभी जैसे ही हम बजट वाले सेक्शन में जाएंगे, जिस दिन हम बजट पढ़ेंगे उसमें हम वो सारी पॉलिटी वाली चीज़ें पढ़ेंगे कि बजट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और फिर एप्रोप्रिएशन बिल होता है और कैसे कैसे वो आता है ना। आपको पता होगा, पता है ना आपको? अगर आपको पता होगा तो फिर मैं आगे चला जाऊँगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर पॉलिटी वाली चीज़ बताएंगे इसकी, ठीक है, कि बजट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ समझनी है कि सरकार कोई टैक्स का स्लैब कम कर रही है या ज़्यादा कर रही है, उससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। और सरकार टैक्स का स्लैब अगर कम कर रही है तो उससे सरकार को नुकसान नहीं होता होगा क्या? मतलब आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या? अचानक से अगर सरकार बोले कि हम किसी टैक्स स्लैब में कटौती कर रहे हैं, है ना, जैसे कभी भी बजट आता है तो मेरे पापा तो टीवी पर लग जाते हैं ऐसे करके कि टैक्स में कोई कटौती, है ना। बात समझ आ रही है कि कोई टैक्स स्लैब में चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? फिर नहीं होती है तो फिर वो मायूस हो जाते हैं, है ना। पर आप देखो कि अगर सरकार जो है टैक्स स्लैब में कटौती करती भी है तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ यहाँ पे कटौती हुई, पर आपको उसके पीछे की इकोनॉमी समझनी पड़ेगी कि उससे कोई फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं? आप समझ नहीं रहे। आप देखो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आपके हाथ में टैक्स में से कम पैसा गया है ना, अगर टैक्स में आपके हाथ से कम पैसा लिया है, उतना आपके हाथ में ज़्यादा पैसा है, उतने चीज़ की आप ज़्यादा चीज़ खरीदोगे और वो आपको यहाँ से नहीं तो वहाँ से वो वसूल कर ही लेंगे। बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप टैक्स भरते हो तो आप बोलोगे हम नहीं भरते, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप टैक्स भरते हो तो आप बोलोगे कि हम टैक्स नहीं भरते। लेकिन आप सब टैक्स भरते हो, कौन सा वाला? वो इनडायरेक्ट टैक्स वाला, है ना। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आप सब भरते हो। आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हो वो आप टैक्स भर रहे हो, जीएसटी, है ना। आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो, टूथपेस्ट से लेके कोई भी चीज़ एक्सेप्ट एग्रीकल्चर वाली आइटम, है ना, फ्रूट वगैरह वो छोड़ के, है ना, पैकेज प्रोडक्ट जो भी आप खरीद रहे हो आप सब पे टैक्स भर रहे हो। तो जितना आप ये चीज़ ज़्यादा खरीदोगे सरकार को यहाँ डायरेक्ट टैक्स से कम पैसा मिलेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से आपसे ज़्यादा पैसा उठा लेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे आप पढ़ोगे तो फिर आप आंसर कर पाओगे। वो जो अलग अलग स्टेटमेंट आती है ना तब आप समझ पाओगे। आप ऐसे कुछ भी रीड करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी ये चीज़, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो नहीं, ऐसे थोड़ी लिख, क्या इसमें लिखने वाला क्या है? इसमें लिखना थोड़ी है कुछ भी, ये आपके समझने के लिए। चलो ठीक है। और कोई डाउट है आपको? और कोई काम, मतलब अभी कुछ 5-10 मिनट बचे हैं। और कोई डाउट? और कोई डाउट है? फिर कल छुट्टी है ना, तो फिर अब तो जा ही रहे हो आप।